हेलो दोस्तों, कहानी खूबसूरत कोठे वाली की इस रहस्यमयी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी में कई ऐसे नकाब उठने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। आखिर संजय त्रिपाठी को सामने देखकर जिज्ञासा जी के पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई? क्या जिज्ञासा और संजय का कोई पुराना और गहरा रिश्ता है जिसे वे दुनिया से छुपा रहे हैं? क्या उनके अतीत का साया युग और विनी की सगाई पर ग्रहण लगा देगा? सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कोठे की इस दलदल में अब एंट्री हुई है इंस्पेक्टर विनय की। लेकिन विनय का असली मकसद क्या है? क्या वो वर्दी की आड़ में बॉबी को इस नर्क से आजाद कराएगा या फिर वो भी बॉबी को अपनी हवस का शिकार बनाने आया है? साथ ही क्या बॉबी अपनी जानलेवा बीमारी से जंग जीत पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे संजय त्रिपाठी और जिज्ञासा का अनसुलझा अतीत। इंस्पेक्टर विनय रक्षक या भक्षक? क्या विनी और युग की सगाई हो पाएगी? बॉबी की बीमारी और उसका भविष्य। अगर आपको कहानी का ये नया मोड़ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या इंस्पेक्टर विनय पर भरोसा किया जा सकता है। अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इधर इंस्पेक्टर विनय जब से मंदिर से वापस आया था तब से उसे ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में उसका कुछ खो गया हो। पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी विनय एकदम चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके मोबाइल पर बहुत देर से रिंग हो रही थी पर उसको फोन का कोई ध्यान नहीं था। लेडीज कांस्टेबल के बताने पर विनय ने मोबाइल ओके कर कान से लगा लिया। यस सर। विनय के सीनियर इंस्पेक्टर मोहन राठी की कॉल थी। किसी होटल में पुलिस के दबिश देने पर कुछ लड़कियां पकड़ी गई हैं जो जिस्म भरोशी का धंधा करती हैं। इंस्पेक्टर मोहन राठी ने तुरंत विनय को होटल पहुंचने के लिए कहा था। विनय ने होटल पहुंचकर देखा तो 8-10 लड़कियां अरेस्ट की गई थी जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। विनय ने उन लड़कियों को पुलिस जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन में लाकर जेल में बंद कर दिया। वो लड़कियां विनय को लालच दे रही थी। अरे हमें छोड़ दो बाबू, तुम नहीं जानते हमारी जो मालकिन है ना वो बहुत खतरनाक है। अगर वो आ गई ना तो तुम्हारी इस कबाड़ खाने जैसी जेल की ईंट से ईंट बजा देगी। और अगर तुमने हमारी बात मानकर हमें जाने दिया तो हम तुम्हें वो मजा देंगे जो तुम्हें पृथ्वी पर भी स्वर्ग की सैर करा देगा। लड़कियों ने हंसते हुए विनय को लालच दिया। शट अप, मैं तुम जैसे गंदगी के ढेर से बात भी करना पसंद नहीं करता, विनय ने नफरत से उस लड़की से कहा। आखिर विनय खानदानी जमींदार था। विनय की बात सुनकर वो लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। तुम जैसे शरीफ मर्द साले ऐसे ही होते हैं। दिन में हम तुम्हें गंदगी का ढेर नजर आती है और रात होते ही हम तुम्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत अप्सराएं नजर आने लगती हैं। तभी अंबाबाई ने दहाड़ते हुए पुलिस स्टेशन में एंट्री की। कहाँ है इंस्पेक्टर मनोज राठी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़कियों को जेल में बंद करने की? विनय सर अभी राउंड पर गए हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। तब तक आप बैठकर इंतजार कीजिए या बाद में आइए। मैं अपनी लड़कियों को अपने साथ लिए बिना यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, समझे? अभी के अभी फोन करके उस राठी को यहाँ पर बुलाओ, वरना मैं तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन में वो हंगामा करूंगी कि तुम्हारा वो राठी सर पड़कर रोएगा। विनय ने मनोज राठी को फोन किया। हेलो सर, कोई औरत आई है और बहुत हंगामा कर रही है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, तुम उसको वहीं पर रोको, मैं आता हूँ। लगता है तुम इस पुलिस स्टेशन में नए आए हो, अंबाबाई ने विनय को गौर से देखते हुए कहा। विनय जी, तभी तो मैं भी तो कहूं कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। अंबाबाई, तुम जानते नहीं हो, रात होते ही इस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर और तुम्हारा पूरा स्टाफ मेरे कोठे पर सलामी देने जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मनोज राठी ने अंदर आते ही अंबाबाई को सलामी दी। अंबाबाई, इतने गुस्से में क्यों है आप? कूल डाउन, ये लीजिए ठंडा पानी पीजिए, पानी पीकर आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मनोज राठी ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास अंबाबाई को पकड़ाते हुए कहा। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आई हूँ इंस्पेक्टर, अंबाबाई ने पानी का ग्लास टेबल पर पटक कर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़कियों को जेल में बंद करने की? देखिए अंबाबाई, ऊपर से सख्त ऑर्डर थे, इसलिए मुझे मजबूरी में आपकी लड़कियों को अरेस्ट करना पड़ा, अंबाबाई ने इंस्पेक्टर राठी पर चिल्लाते हुए कहा। मेरी जिन लड़कियों को तुमने पारसा बनकर जेल में बंद किया है ना, उन्हीं लड़कियों के पास रात होते ही तुम जैसे खाकी वर्दी वाले अपना मुंह काला करने आते हो। अरे रात होते ही तुम जैसे बड़े अफसरों की ये वर्दियां हमारे कोठे की खूंटियों पर टंगी नजर आती है। देखिए अंबाजी, आप शांत हो जाइए, मनोज राठी ने अंबाबाई से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे आहिस्ता बोलिए अंबाजी, अब क्या हमारी सारी पोल यहीं पर खोलोगी? एसपी साहब की कॉल आ चुकी है, मैं अभी आपकी लड़कियों को छोड़ देता हूँ, बस जरा हमारा ख्याल रखिए। अंबाबाई मनोज राठी की बात पर जोर जोर से हंसने लगी। क्यों नहीं राठी साहब, आप आइए तो सही हमारे कोठे पर, आपको ऐसे ऐसे नगीने मिलेंगे कि आप देखते ही अपने होश गवा बैठोगे। अंबाबाई की बात सुनकर इंस्पेक्टर मनोज राठी खुश होकर बोले।
क्यों नहीं अम्बा जी, हम जल्दी ही चक्कर लगाएंगे आपके कोठे पर। अम्बा, हमारे कोठे की दहलीज आपका इंतजार करेंगी राठी साहब। मनोज राठी ने विनय को लॉकअप की चाबी देकर उन लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा। विनय बोला, पर सर, जब आपको इन्हें छोड़ना ही था तो फिर अरेस्ट क्यों किया? मनोज राठी और अंबाबाई दोनों ने विनय को देखा। मनोज राठी अंबाबाई को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अभी नया नया आया है, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों से अनजान है। इंस्पेक्टर मनोज राठी ने विनय को ऑर्डर दिया। विनय को न चाहते हुए भी लॉकअप खोलकर उन लड़कियों को छोड़ना पड़ा। वो लड़कियां हंसते हुए विनय के गाल छूकर चली गईं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर मनोज राठी साहब, आप आना हमारे कोठे पर और साथ में अपने इस नए लड़के को भी ले आइएगा। जरा ये भी तो देखे कि जन्नत कैसी होती है। अंबाबाई की बात सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगे। विनय उन दोनों को हंसते हुए देखकर रह गया। इधर स्टेज पर चढ़ते हुए मिस्टर संजय त्रिपाठी ने मेहमानों को संबोधित किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि ये सगाई नहीं हो पाएगी। आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप सब इस समय यहाँ से चले जाइए। अचानक संजय त्रिपाठी के सगाई न करने का अनाउंस सुनकर युग सोफे से उठकर खड़ा हुआ और अपने पापा मिस्टर संजय त्रिपाठी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? युग को इस तरह का व्यवहार करते देखकर सभी मेहमान कानाफूसी करने लगे। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इस समय यहाँ से चले जाइए। संजय त्रिपाठी के दोबारा कहने पर सभी मेहमान मुंह बनाकर उन लोगों को भला बुरा कहते हुए चले गए। बताइए पापा, जवाब दीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना विनी मेरे लिए क्या है? मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ विनी से। जवाब दीजिए पापा, क्यों किया आपने ऐसा? युग मिस्टर त्रिपाठी को बार बार झिंझोड़ रहा था। सोफे पर सहमी बैठी विनी युग और मिस्टर त्रिपाठी को सहमी हुई आंखों से देख रही थी। रेखा जी ने भी संजय त्रिपाठी को एहसास दिलाते बोली, आप जानते भी हैं हमारी कितनी बेइज्जती हो चुकी है। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? युग आपसे कुछ पूछ रहा है। क्योंकि वो भी संजय त्रिपाठी के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी संजय त्रिपाठी बोले, आप लोग जानना चाहते हो ना कि अचानक मैंने तुम्हें इस लड़की से सगाई करने के लिए क्यों मना कर दिया? तो सुनो, कोठे वाली की बेटी है ये लड़की। इस लड़की की माँ एक कोठे वाली है। संजय त्रिपाठी ने सोफे पर सहमी बैठी विनी की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करती। विनी जो अब तक सोफे पर डरी सहमी बैठी थी, लेकिन जब संजय त्रिपाठी ने उसकी मम्मी पर घिनौना इल्जाम लगाया तो वो चुप कैसे रह सकती थी। विनी एक झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई और संजय त्रिपाठी की नीली आंखों में आंखें डालकर चीखी, आपको शर्म आनी चाहिए मेरी मम्मी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। संजय त्रिपाठी विनी के कॉन्फिडेंस को देखकर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर जोर जोर से विनी को देखकर हंसने लगे। रेखा जी संजय त्रिपाठी को हंसता हुआ देखकर उनके पास आईं। आप होश में तो हैं कि कितना घटिया इल्जाम आप जिज्ञासा जी पर लगा रहे हैं? मैं इस लड़की की मां पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि यही सच्चाई है। लगता है तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। जाओ जाकर पूछो अपनी मां से, वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगी। शायद उनकी बात पर तुम्हें यकीन आ जाए। संजय त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए विनी को देखकर कहा। विनी एक झटके से स्टेज से नीचे उतरी। पैलेस के पार्किंग एरिया में ही विनी की स्कूटी खड़ी हुई थी। विनी स्कूटी पर बैठी और अपनी लाल आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने स्कूटी ताज होटल की तरफ दौड़ा दी। घर में घुसते ही विनी जिज्ञासा जी को पुकारती हुई आई। मम्मी कहाँ हो आप? दरवाजा खोलो। विनी ने जिज्ञासा जी के कमरे का दरवाजा पीट डाला। विनी, प्लीज तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें सुबह मिल जाएंगे। प्लीज विनी, मुझे अकेला छोड़ दो। विनी जिज्ञासा जी के कमरे के दरवाजे में खड़ी खड़ी रोती रही, पर जिज्ञासा जी ने दरवाजा नहीं खोला। शायद जिज्ञासा जी अपने अंदर विनी को सारी सच्चाई बताने की हिम्मत जमा कर रही थी। ये तो वो जानती थी कि उन्हें एक दिन विनी को सारी सच्चाई बतानी होगी। अपने गुजरे हुए भयानक अतीत का एक एक पन्ना उन्हें विनी के सामने खोल कर रखना होगा। अचानक विनी के मोबाइल पर रिया की कॉल आई। विनी, तुम प्लीज जल्दी से ताज होटल पहुंची। विनी, मैं कहीं नहीं आ रही। विनी, तुम्हें वहां पर पहुंचना ही होगा। रोक लो युग को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। युग के पापा युग को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए दुबई लेकर जा रहे हैं। क्या? रिया फोन काट चुकी थी। दुल्हन के लिबास में विनी रात के 1 बजे स्कूटी पर ताज होटल के लिए निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल कर चली गई है, जो उसे भी समझ नहीं आ रहा। रोड पर इक्का दुक्का लोग विनी को हैरत से देख रहे थे। विनी ताज होटल पहुंची। वहां पर मिस्टर संजय त्रिपाठी युग को अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स से मिला रहे थे। विनी ने युग को उसके पापा के साथ उस बिजनेस मीटिंग में बैठा देखा।
क्योंकि वहां पर स्टेज पर डांस भी चल रहा था और एक लड़की कुछ गा रही थी। बाकी की लड़कियां उस लड़की के गाए लफ्जों पर थिरक रही थी। विनी युग को उसकी मोहब्बत याद दिलाना चाहती थी। विनी ने गाने वाली लड़की के हाथ से माइक छीन लिया और गाने लगी। ये नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, देख कर तुझे एक दफा फिर किसी को न देखा कभी, तू मेरा पहला जुनून, तू मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू। विनी को गाते हुए देखकर मिस्टर त्रिपाठी युग को वहां से ले जाने लगे। विनी ने युग के हाथ पकड़ लिए। युग ने अपने हाथों से विनी के हाथ झटक दिए और अपने पापा के साथ वहां से बाहर चला गया। विनी घुटनों के बल बैठकर युग की मोहब्बत को याद करके दहाड़े मार मार कर रोती रही। सुबह 5 बजे टूटी हुई विनी ने अपने घर में कदम रखा। वो उसका लहंगा जो उसने बहुत चाव से पहना था वो जगह जगह से मैला हो रहा था। वो मेकअप जो उसने शहर के सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर से कराया था वो खराब हो चुका था। रोने की वजह से आंखों में लगा काजल और लाइनर बहकर गालों तक को काला कर गया था। वो आई शैडो जो विनी की खूबसूरत आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था वो आंसुओं के साथ बहकर पूरी आंखों पर अजीब तरह से फैल गया था। लिपस्टिक जिससे विनी के खूबसूरत होंठ और भी पुरकशिश लग रहे थे वो लिपस्टिक विनी की चिन तक फैल गई थी। जैसे ही विनी ड्राइंग रूम में आई सामने ही जिज्ञासा जी विनी को सोफे पर बैठी मिल गई, जो शायद विनी का ही इंतजार कर रही थी। विनी को इतना बिखरा हुआ देखकर जिज्ञासा जी दौड़कर विनी के पास आईं। हालांकि कल रात से उनका खुद का अस्तित्व भी बिखर कर किरची किरची हो गया था। उन्होंने अपने टूटे हुए वजूद को कैसे समेटा था ये वही जानती थी। विनी बेटा, इतना कमजोर नहीं पड़ते मेरे बच्चे कि जरा सा तेज हवा का झोंका भी हमें अपने साथ उड़ा ले जाए। तुम जिज्ञासा की बेटी ही विनी, तुम्हें इस तरह टूटना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो चट्टानों के जितना मजबूत होकर अपने मकसद के लिए खड़ा रहना है। चाहे कितने भी तूफान आए पर तुम्हारी मजबूत जड़ों को हिला ना सके। जिज्ञासा जी ने विनी के बिखरे बालों को समेटा और विनी को अपने सीने से लगा लिया। आज वो दोनों माँ बेटी अपने अपने दुखों पर एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। बताइए मम्मी, युग के पापा झूठ बोल रहे हैं ना? विनी ने जिज्ञासा जी से अलग होकर हिचकियों के बीच कहा। जिज्ञासा जी विनी की बात सुनकर सोफे से खड़ी हो गई। विनी बेटा, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें किसी भी लड़के से दोस्ती क्यों नहीं करने देती थी? क्यों मैं तुम्हारी और युग की सगाई के खिलाफ थी? क्यों मैं हमेशा खोई खोई रहती हूँ बेटा? आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। अपनी जिंदगी का वो भयानक हादसा जिसने मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को नर्क बना दिया, आज मैं तुम्हारे सामने अपने बीते हुए उस भयानक अतीत का एक एक पन्ना तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगी। बेटा, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। इधर रूबी आज फिर बॉबी को अपने साथ बेड़ा मंदिर लेकर आई थी। यहाँ पर बॉबी के चेहरे पर निराशा कुछ कम नजर आती थी। बॉबी आज फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। विनय को पूरा यकीन था कि उसे आज भी बॉबी मंदिर में जरूर मिलेगी। उसका दिल कहता था कि उसकी मुलाकात बॉबी से आज भी जरूर होगी। जैसे ही विनय मंदिर पहुंचा, मंदिर की सीढ़ियों पर बॉबी को देखकर विनय का दिल खुश हो गया। आज विनय शुभम को साथ लेकर नहीं आया था। वो जानता था कि अगर उसने शुभम को अपना हाले दिल बता दिया तो शुभम उसकी टांग खींचता रहेगा। बॉबी को सीढ़ियों पर बैठा देखकर विनय तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कल तो विनय उसको देखकर अपने होश हवास सब खो बैठा था। उसका नाम तक पूछने का होश नहीं रहा था, पर आज विनय उससे उसका नाम जानकर रहेगा। जैसे ही विनय उसके पास पहुंचा, तभी फिर से रूबी बॉबी को अपने साथ मंदिर के अंदर ले गई। मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। सभी श्रद्धालु मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े थे। विनय भी बॉबी के करीब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक तेज हवा के झोंके से बॉबी का रेड शिफॉन के दुपट्टे का एक कोना उड़कर विनय के चेहरे को चूमने लगा। विनय ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर देखा, पर बॉबी आरती में मगन थी। पर विनय तो बॉबी के चेहरे में खो गया। कब आरती खत्म हुई विनय को पता ही नहीं चला। विनय का सकता तब टूटा जब रूबी बॉबी को वहां से लेकर जाने लगी। विनय भी तेजी से उसके करीब लपका, पर पीछे से पंडित जी के रोकने पर विनय को रुकना पड़ा। बेटा, भगवान का प्रसाद तो ले लो, बिना प्रसाद लिए आरती से नहीं जाते, अन्यथा भगवान जी रुष्ट हो जाते हैं। विनय ने पंडित जी से प्रसाद लिया और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियां पार की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बॉबी आज भी जा चुकी थी। निराश होकर जैसे ही विनय पलटा तो अपने सामने शुभम को खड़ा देखकर हैरान हो गया। शुभम को अपने सामने देखकर विनय गड़बड़ा गया। तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो?
मैं बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा भगवान जी के दर्शन करता चलूं। अच्छा, तुम्हारी मंजिल के हर रास्ते पर आजकल बेड़ा मंदिर ज्यादा ही नहीं आ रहा है? पर बेटा, जिन चक्रों में आजकल तुम पड़ रहे हो ना, बिना दोस्तों की मदद लिए इन चक्रों में कामयाबी नहीं मिलती। बीड़ा मंदिर से आकर आज बॉबी ने खाना खाया था और रूबी से उसने बात भी की थी। अंबाबाई बॉबी की तबीयत में सुधार देखकर बहुत खुश हो रही थी। पूरी 3 रातें जो अंबाबाई के कोठे की बिना महफिल की गुजर गईं, इसलिए आज की रात फिर से अंबाबाई अपने कोठे में वही महफिल लगाने की सोच रही थी। आखिर बॉबी की इस कोठे में गुजरी हर रात लाखों की थी। आज फिर से कोठे में महफिल लगी हुई थी। पूरे 3 दिन बाद आज फिर से कोठा जगमगा रहा था। महफिल में आए मेहमानों के लिए रखी गई सभी कुर्सियां फुल थीं और फुल कुर्सियों को देखकर अंबाबाई का दिल बल्लियों नहीं बल्कि बिल्लियों की तरह उछल रहा था। अरे वाह, क्या बात है, क्या रौनक है मेरे कोठे की, और ये रौनक तुम्हारे दम से है बॉबी। आज फिर बॉबी की नीलामी हो चुकी थी। बॉबी इस बार भी लाखों में बिकी थी। महफिल में आए हुए सभी रईसजादे जा ही रहे थे, तभी इंस्पेक्टर मनोज राठी नशे में धुत अंबा के सामने आकर खड़ा हो गया। अंबाबाई इस वक्त इंस्पेक्टर मनोज राठी को देखकर घबराकर बोली, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए ना। अंबा जी, दिखाओ अपने कोठे के नगीने जिनकी तुम कल तारीफ कर रही थी। इंस्पेक्टर मनोज राठी कुर्सी पर बैठकर बोला, क्यों नहीं राठी साहब? अंबाबाई ने ताली बजाई। अंबाबाई के ताली बजाते ही कोठे की सजी सबरी रंग बिरंगी लड़कियां आकर लाइन से खड़ी हो गईं। मनोज राठी उठकर अंबाबाई के पास आया और बोला, वाह अंबाजी, क्या बात है, शहर के अमीरों के लिए आप अपने कोठे की ताज़ी कली की नीलामी कर रही हैं और हमारे लिए ये बासी फूल दिखाए जा रहे हैं जिन्हें न जाने कितनी बार हम मसल चुके हैं। ये आप सही नहीं कर रही हैं। आपकी ये चालाकी आपके और आपके इस कोठे के लिए खतरनाक हो सकती है। मनोज राठी ने अंबाबाई को धमकी दी। अंबाबाई ने इंस्पेक्टर को देखकर मन ही मन सोचा, साला इसे भी इसी वक्त आना था। अरे नहीं नहीं राठी साहब, आप नाराज मत हो, इस वक्त वो ताज़ी कली भवरे के साथ बिजी है। आप आज इन्हीं में से किसी से काम चला लीजिए। मैं वादा करती हूँ आपसे कि कल आपको वही कली मिलेगी। भगवान कसम। अंबाबाई ने भगवान की कसम खाकर इंस्पेक्टर को यकीन दिलाया। ठीक है, कल याद रखना। इंस्पेक्टर राठी अंबाबाई को वार्निंग देकर लाइन से खड़ी लड़कियों में से एक का हाथ पकड़कर ले गया। अगले दिन विनय पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर था। मनोज राठी जेल के अंदर किसी मुजरिम से पूछताछ कर रहे थे। विनय उनके पास ही खड़ा था कि कब वो उसे ऑर्डर दे और उनका ऑर्डर पूरा करे। तभी विनय के मोबाइल पर शुभम की कॉल आई। मिस्टर राठी विनय को देखने लगे। सॉरी सर, मैं अभी बात करके आता हूँ। विनय मोबाइल लेकर जेल से बाहर आया और कॉल ओके कर मोबाइल कान से लगा लिया। विनय, शुभम, ये क्या टाइम है तुम्हारा मुझे फोन करने का? तुम जानते हो ना मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मैं तो जानता हूँ, पर आप ये नहीं जानते कि मैंने भी आपके काम के लिए ही आपको फोन किया है। अच्छा जल्दी बको। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्यों ना हम उस लड़की को सोशल मीडिया के जरिए ढूंढें। अच्छा वो कैसे? तुम जल्दी से उस लड़की का मुझे नाम बताओ, मैं अभी उस लड़की का नाम सर्च करता हूं। मुझे उसका नाम नहीं पता। क्या? तो कल क्या तुम मंदिर में घास खोदने गए थे? शुभम की बात सुनकर विनय को कल वाली बात पर एक बार फिर से पछतावा होने लगा। चलो कोई बात नहीं, कल जब तुमने उस लड़की को बैठे देखा था तो तुमने उस लड़की का फोटो तो लिया होगा। वो फोटो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे मैं किसी लड़की की मर्जी के बिना उसका फोटो खींच सकता हूँ? अरे तो उस लड़की से इजाजत लेकर फोटो खींच लेते, कहते कि मैडम मुझे आपसे शागिर्द वाली मोहब्बत हो गई है। जब से आपको देखा है मैं दिन को रात और रात को दिन कहने लगा हूँ। क्या आप मुझे अपना एक फोटो खींचने का मौका देगी? डफर, लड़की का फोटो बिना इजाजत के ही लिया जाता है। अच्छा चल छोड़, मैं उस लड़की से मुलाकात की कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे अपने दोस्त को? शुभम ने फर्जी कॉलर खड़ा करके अकड़ में कहा और फोन काट दिया। उधर बॉबी अब नॉर्मल हो चुकी थी, या शायद ये कहिए कि इस कोठे की जिंदगी को ही उसने अपनी किस्मत मान लिया था। रोज रात को उसकी नीलामी होती और बॉबी हर रात दुल्हन की तरह सज सवर कर जाती और किसी लुटी हुई सल्तनत की तरह सुबह खाली आंखें और खाली वजूद लिए बैठी मिलती। इस कोठे की जिंदगी से बचने के लिए उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की, पर भगवान ने भी बॉबी की एक न सुनी। अब तो बॉबी का भरोसा भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ गया था।
हर रात बॉबी की नीलामी होती और हर रात बॉबी की कीमत गिरती। नीलामी करने वाली अंबाबाई थी और कीमत लगाने वाले इस शहर के अमीरजादे थे, जो कुछ कागज के टुकड़े देकर उसके वजूद को खरीद लेते थे। सच पूछो तो एक जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गई थी बॉबी की, क्योंकि जानवर भी बिककर अपनी सारी जिंदगी उसी खूंटे से बंद कर गुजार देता है, पर बॉबी इतनी बदकिस्मत थी कि हर रात ही उसका सौदागर बदल जाता था। क्या सोच रही हो बॉबी? रूबी ने पेड़ में रखे घोंसले को अपने कमरे की खिड़की से एकटक देखती बॉबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं, बॉबी ने अपनी नम आंखों को उंगली से साफ करके कहा। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बॉबी। तुम्हें इस कोठे से आज़ादी दिलाने के लिए मैंने अंबाबाई से तुम्हें बाहर ले जाने के लिए भी राजी कर लिया था, पर वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। इस अंबाबाई ने उस अमीर चंद को हमारे गले पर तलवार की तरह लटकाकर हमारे साथ भेज दिया, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ से भगा दूं, पर तुम्हारी तबीयत देखकर मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। रूबी ने बॉबी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दीदी, मेरी ही किस्मत खराब है। क्या बॉबी, तुमने मुझे अभी क्या कहा? दीदी? बॉबी ने एक बार फिर से दीदी कहा। आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। सच कहूं तो अगर मेरी सगी बहन भी होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना नहीं कर पाती जितना आपने मेरे लिए किया है। बॉबी ने रूबी के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहा तो रूबी ने बॉबी को अपने गले से लगा लिया। इधर इंस्पेक्टर मनोज राठी आज बहुत अच्छे मूड में थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठे वो आज सुबह से ही कुछ गुनगुना रहे थे, वरना जिस दिन उनका मूड खराब होता है उस दिन उनके जूनियर और जेल में बंद कैदियों की शामत आ जाती है। उन्होंने विनय को अपने पास बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे विनय जी, माना कि आप हमसे जूनियर हैं, वरना ये पूरा पुलिस स्टेशन जानता है कि रुतबे और औकात में आप हमसे बहुत ऊपर हैं। पूरे 500 एकड़ जमीन के वारिस हो आप विनय जी। आप इतने बड़े जमींदार हो, आप अपने अंदर जमींदारों वाली बात पैदा कीजिए। माना कि अभी आप उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जमींदारों वाली बात, वो क्या होती है? विनय ने कुछ न समझकर उलझते हुए इंस्पेक्टर मनोज राठी से कहा। इंस्पेक्टर राठी अपनी कुर्सी से उठकर विनय के कान के पास आकर फुसफुसाए। मैं शराब और शवाब की बात कर रहा हूँ। शराब और शवाब, वो क्या होता है? आज शाम को आप हमारे साथ चलना, वहां जाकर आपको सब समझ में आ जाएगा कि शराब और शवाब आखिर होता क्या है। क्या विनय राठी के साथ अंबाबाई के कोठे पर जाएगा? जिस लड़की की विनय को तलाश थी, उसको कोठे पर देखकर उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या विनय राठी को बॉबी के साथ रात बिताने देगा या फिर वो खुद उसके साथ रात बिताएगा? उधर विनी की सगाई टूट जाने के बाद उसका क्या होगा? आखिर क्या था युग और उसके पापा संजय त्रिपाठी की गहरी नीली आंखों का राज? जानने के लिए देखिए कहानी खूबसूरत कोठे वाली की का अगला भाग। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।